हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टू सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन होंगे हमारे इकोनॉमिक्स से, 5 क्वेश्चन होंगे हमारे हिस्ट्री से। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कैन बी कॉज्ड बाय। चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये ऑप्शन हमें क्या कहता है? a rise in the price of the commodity, B a rise in the income of the consumer, and C a fall in the price of a commodity, and D a fall in the income of the consumer। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ए, अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा ये लॉ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिमांड है क्वांटिटी की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, डिमांड डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा, और इसको वाइस वर्सा भी आप कंसीडर कर सकते हो। प्राइस कम हुआ एंड डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको एक बार यहाँ पर आप देख लेना एक्सप्लेनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड इज नॉन एज। अब कम्प्लीमेंट्री गुड एक्चुअली में होता क्या है? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये ऑप्शन हमें क्या कहता है? डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड इज नॉन एज ज्वाइंट डिमांड, बी ड्राइव डिमांड, सी डायरेक्ट डिमांड, एंड डी क्रॉस डिमांड। ठीक है जी। अब कम्प्लीमेंट्री गुड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने डेफिनेटली अपने घर में चाय बनाई होगी। अब चाय बनाने के लिए आपको यहाँ पर मिल्क चाहिए मेनली, है ना, एंड यहाँ पर चाय पत्ती चाहिए। ठीक है जी। अब मान के चलो यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो आपके पास है नहीं, तो आप क्या चाय बना पाएंगे? चाय बनाने के लिए आपको दोनों चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। शुगर भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर कोई शुगर नहीं पसंद करता। ठीक है, तो शुगर को यहाँ पर मेनली हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो आपको रिक्वायरमेंट है। बाकी आपको कहोगे सर अदरक भी चाहिए एंड बहुत सारे स्टफ चाहिए, वो अलग बात है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री गुड की यहाँ पर एग्जांपल समझो। चलो ये चाय को छोड़ो, यहाँ पर आप समझो प्रिंटर है आपके पास। अब प्रिंटर में जो इंक है ना वो एक तरह से क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, तो डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड ये क्या कहलाएगी? ज्वाइंट डिमांड। अब प्रिंटर इंक के बिना क्या है? अधूरा। आप प्रिंटर से कमांड दोगे तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर इंक नहीं होगी, वाइट पेपर ही अंदर जाएगा और बाहर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको वाइट पेपर बाहर आते हुए दिखेगा। कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होकर आएगा जब तक इंक नहीं होगी। ठीक है जी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ज्वाइंट डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 3 क्विज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि आपने आंसर करने हैं अगर आप लाइव हैं देन। तो आपने आंसर करने हैं क्वेश्चन 1 B C A वट एवर, जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड A B C, क्वेश्चन थर्ड, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, एंड देन क्विज का आंसर आपने कैसे करना है? क्विज 1 आंसर ए, क्विज 2 आंसर बी, क्विज 3 आंसर सी, इस तरह से आपने आंसर करना है। ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसे होगा क्या? मैं बहुत ईजिली रिकोगनाइज कर पाऊंगा कि कौन से स्टूडेंट का सही आंसर है। देन मैं यहाँ पर आपको अपनी तरफ से मार्क कर पाऊंगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगेगा कि हाँ आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। चलिए क्विज 1 देख लेते हैं। रियल वेज इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या कहता है? प्रॉफिट अपॉन प्राइस लेवल, बी रेंट अपॉन प्राइस लेवल, सी इंटरेस्ट अपॉन प्राइस लेवल, एंड डी मनी वेज अपॉन प्राइस लेवल। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं। द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन इंडिया इन द ईयर 1947, 1948, 1950, 1951। इसका भी आंसर आपको वीडियो के लास्ट में। देन नेक्स्ट क्विज, विच कंट्री यूज द बिर एज इट करेंसी। ए ऑप्शन है इस्टोनिया, बी है इथोपिया, सी है टोगो, एंड डी है इट्रिया। इसका सही आंसर मार्क कीजिए। क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3। ठीक है जी, और इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ए वांट बिकम्स अ डिमांड। कोई भी अगर आप वांट यहाँ पर उसको कंसिडर करो एज ए डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द। ठीक है, चार ऑप्शन है देख लेते हैं। ए एबिलिटी टू परचेज, बी नेसेसिटी टू बाय, सी डिजायर टू बाय, एंड डी यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, नीड वांट एंड डिमांड आर द 3 की कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जैसे नीड क्या होती है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो यूज़ करते हैं, लाइक जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी नीड है। वांट क्या है? आपके पास फ़ोन है ओप्पो वीवो सैमसंग, और आप
चाहते हो कि हमारे पास फ़ोन हो एप्पल का जो बिल्कुल लेटेस्ट आया है, या फिर आपके पास लैपटॉप है सिंपल डेल HP, तो आप चाहते हो कि मेरे पास मैकबुक हो। ये हमारी क्या है, एक तरह से वांट्स हैं। डिमांड क्या होती है, जो हम बेसिकली डिमांड वो वांट्स जो हम एक तरह से परचेज कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू परचेज, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जितनी भी मेरे सेशंस हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर, जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर कर देख सकते हो, ठीक है जी। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी करना है साथ साथ, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाइए, स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब सर्च करेंगे तभी भी आपको चैनल आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिचुएशन इन विच द टोटल रेवेन्यूज इक्वल टोटल कॉस्ट इज नोन एज। देखिए, अगर आप अपने आप को ऐसे समझो कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए टोटल रेवेन्यूज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो आप इसको किस तरह से कंसिडर करोगे। ए ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बी है इक्विबिलियम लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, इक्विबिलियम से याद आया, नेक्स्ट जो सेशन होगा इकोनॉमिक्स का उसमें हम इलास्टिसिटी और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के स्टेटमेंट वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा इकोनॉमिक्स का उसमें हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन। चलिए, इसका जो सी है ब्रेक इवन पॉइंट, डी है परफेक्ट कंपटीशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकंड लीजिए, अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रेवेन्यू के इक्वल टोटल कॉस्ट आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, BEP बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय। अब आप कहोगे सर EPFO में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था बहुत पहले, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो यहाँ पर। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी पेपर हो आपका, स्टैटिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने डेली डोज सेशन में मैंने टॉपिक्स कवर करें वो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। वो भी पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं। एंड जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर बैंकिंग का कभी पेपर दिया होगा तो बैंकिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगते। अब बैंकिंग में हमसे नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं, डैम्स पूछ लिए जाते हैं, डांस फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन क्यों, ये तो ज्योग्राफी का स्टैटिक है। बट नहीं, जो स्टैटिक है वो आपका सभी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसके द्वारा बनाई गई थी, ली ताइपू। बी है शी हुंगाती, सी है लाओ तजे, एंड डी है कॉन्फ्यूज। अगर मैं यहाँ पर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, एक बार आप गूगल कर लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा शहर हुंगाती, ठीक है जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हुंगाती के द्वारा बिल्ड करी गई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और कब करी गई थी यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, 259 से 210 BC। अब इतना तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में जो BC है वो चलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और AD चलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। ये आपने यहाँ पर इस तरह से 1 AD से अभी तक आज क्या चल रहा है, 2021 AD, ठीक है जी। कोरोना काल चल रहा है, और इससे पहले जो हिस्टोरियंस है उन्होंने BC में डिफाइन करा था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख BC से ये धीरे धीरे 1 BC तक आया, देन हमने स्टार्ट करा 1 AD से, ठीक है। चलिए एंशियंट हिस्ट्री में बताएंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एंशियंट एंड मेडिवल आना है, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन इज रेफर टू एज, ठीक है जी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर बेसिकली जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं उनको हटा रही है हमारी गवर्नमेंट, या कोई भी किसी भी देश की गवर्नमेंट, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे। फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन, सी है लिबरलाइजेशन, एंड डी है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मैंने एक इकोनॉमिक के सेशन में आपको LPG रिफॉर्म्स बताए थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है LPG रिफॉर्म्स। जब इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे तब बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा LPG रिफॉर्म्स। तो डेफिनेटली अगर आपने LPG रिफॉर्म्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिबरलाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री ऑफर्ड इट्स गुड ऑफिस टू सॉल्व इंडो पाक कन्फ्लिक्ट पीसफुली इन द ईयर 1966।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। 1966 में कौन सी कंट्री ने ऑफर करा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट है, आज भी चल रहा है कश्मीर को लेकर, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है और कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट अपनी तरफ से डिमांड करता रहता है, ठीक है। और हम इग्नोर करते हैं एज़ यूजुअल, जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली एक डिस्प्यूट है या कुछ भी आपको हो, कन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी कंट्री ने ऑफर करा था 1966 में? यूएसए, ब्रिटेन। ब्रिटेन तो खैर क्या ही करेगा, उसी की वजह से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड सी है यूएसएसआर एंड डी है जापान। तो ब्रिटेन तो इसको रहने दीजिए। तो 3 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, देन इसका सही आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है यूएसएसआर, जिसको आप सोवियत यूनियन भी कहते थे। सोवियत यूनियन 1991 में बेसिकली टूट गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी ताशकंद कॉन्फ्रेंस, है ना, काफ़ी अच्छी मूवी है। मेरे माइंड से निकल गया कौन से आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, अमेजन प्राइम या आई थिंक हॉटस्टार पर। एक बार आप देख लेना, सर्च कर लेना, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, 8th क्वेश्चन है, द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण नहीं, पूर्ण स्वराज वाज टेकन एट द कांग्रेस सेशन ऑफ। तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से कांग्रेस के सेशन में करी थी, और ये कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी है लाहौर, सी है इलाहाबाद एंड डी है मद्रास। देखिए गाइस, 1928 तक हम चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इंटरनली तो हम फ्री हैं, एक्सटर्नली ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते रहे, जैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, ठीक है। ब्रिटेन एक्सटर्नली रूल करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इंटरनली ये दोनों नेशन फ्री हैं। ऐसे ही हम डिमांड कर रहे थे 1928 तक। क्योंकि हम डिमांड क्यों कर रहे थे? इनके बिहाफ पे नहीं कर रहे थे, हम डिमांड कर रहे थे साउथ अफ्रीका और कनाडा के बिहाफ पर, क्योंकि इनको यहाँ पर डोमिनेंस स्टेटस मिल चुका था, ठीक है जी। अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी जब नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हमारे गांधी जी भी एक यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखते हैं, उसको भी ब्रिटिशर्स इग्नोर कर देते हैं। देन पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो रखी गई थी लाहौर सेशन के दौरान। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। आपको याद होगा हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम हमारे भारत का जो तिरंगा है वो भी एक तरह से लहराया था, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान एंड सेलुलर जेल, ठीक है। अंडमान एंड सेलुलर जेल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि कौन से हिस्टोरियंस लीडर थे, कौन से नेशनल लीडर थे जिनको ब्रिटिशर्स ने एक तरह से इस जेल में रखा था। ये जेल बहुत ही भयंकर जेल थी। जो ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा नंदलाल बोस, बी है अंबेडकर, सी है वीर सावरकर एंड डी है ज्योतिबा फूले। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है वीर सावरकर, ठीक है जी। अच्छा, इनकी एक बुक थी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम क्या है, ठीक है जी। और सेकंड क्वेश्चन इन्हीं से ही, गांधी जी को वीर सावरकर इंग्लैंड में कब मिले थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 क्विज के आंसर खैर वो तो हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, लेकिन ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। तो खुद से सर्च करना, गूगल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो सर्च करना, नहीं क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना कि सर इसका सही आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री के मेरे सेशंस देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ईपीएफओ में, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, जो हमारा टाइम पीरियड था जब मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करवाया था, स्टार्टिंग का ही था, सेकंड और थर्ड सेशन में। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे इसके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू फोर्स डैश द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की एंड टू रिस्टोर द सुल्तान, ठीक है। देखिए, अब ये आपको कंप्लीट समझ में आएगा जब आप वर्ल्ड वार 1 का मेरा सेशन देखेंगे। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ईपीएफओ हिस्ट्री में। वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 दोनों ही आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 1 को देखना, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था ओटोमन अम्पायर को। ओटोमन अम्पायर किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिशर्स के। और यहीं से ही बेसिकली जो इजराइल वाला पार्ट है, जिसको पहले पैलेस्टाइन कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था फ्रांस से एक तरह से अंडर द टेबल
मीटिंग करके अंडर द टेबल एक साइन करवा के, ठीक है। तो फ्रांस से ये एक पैलेस्टाइन ले लिया था। फिर कभी आपको समझाऊंगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी के लिए समझिए कि जो खिलाफत मूवमेंट था, जो यहाँ के हमारे मुस्लिम लीडर्स थे वो भड़क जाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पहले तो ब्रिटिशर्स की हाँ में हाँ मिला रहे थे बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। एंड गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके साथ सहयोग किया, उनको साथ लेकर आए। उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आप खिलाफत मूवमेंट चलाइए, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, दोनों मिलकर चलाते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाते हैं। मैंने इंडियन नेशनल फ्रीडम जो हमारा पार्ट था जो हमने हिस्ट्री में कवर करा है उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया खिलाफत मूवमेंट कैसे एक तरह से ज्वाइन कर लेता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ठीक है। दोनों ही ब्रिटिशर्स के एंगेज थे। तो आपको बताइए अगर दोनों ही पर्सन एक ही विचारधारा रखते हैं ब्रिटिशर्स के एंगेज, तो अगर साथ हो जाए तो डेफिनेटली एक प्रॉपर ब्रिटिशर्स को अच्छा संदेश जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान से इस सेशन को भी देखिएगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। अगर आपने वर्ल्ड वार वन का सेशन देखोगे, देन आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखोगे। जब गांधी जी आए थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आई थिंक फोर्थ में मैंने डिस्कस करवाया, मेरे को ध्यान नहीं है। गांधी जी का वहाँ पर थंबनेल है तो वो सेशन जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे बेसिकली, पुर्तगीज, फ्रांस, डच ये सब हरा चुके थे, सॉरी इनको ब्रिटिशर्स हरा चुके थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिशर्स। अच्छा, क्विज का एक बार देख लेते हैं। रियल वेज बेसिकली क्या होता है, मनी वेज अपॉन प्राइस लेवल, ठीक है जी। और ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सर ने भी आपको डिस्कस करवा रखा है। मिनिमम वेज एक्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन सर ने डिस्कस करवाए थे। तो मिनिमम वेज एक्ट आया था 1948 में, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो विच कंट्री यूज द BIR बिर एज इट्स करेंसी, इथोपिया, ठीक है जी। तो तीनों क्विज के आंसर मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको PDF जब मिलेगी तो यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेना। PDF मैं अपलोड करूँगा कल, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो समझ आए होंगे। अगर इन केस आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आंसर करूँगा, नहीं तो जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरा वहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।